हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1 के, और जिनके पास भी हिस्ट्री है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीए प्रोग्राम माइनर पेपर डिसिप्लिन ए, पेपर थर्ड डिसिप्लिन बी, सेमेस्टर 1 क्रो, और जो कोर्स क्रेडिट है आपका 4, भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सेंचुरी तक, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो यहाँ पर इतिहास विभाग की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो आपकी जो बुक है आपकी भारत का इतिहास, इसके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको यूनिट नंबर 1 मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए यूनिट नंबर 1 के अंदर आपका क्या पूछा जाना है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर बताया गया है आपका कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत, यानी कि जो सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें रही हैं जिससे कि भारतीय इतिहास की व्याख्या की जा रही है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ पहले से ही कि हम यूनिट नंबर 1 यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसका हम परिचय, इसका यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, भारत के अतीत की जानकारी, यानी कि जो बीता हुआ समय है, ठीक है, बीता हुआ समय, अतीत की जानकारी साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों से इकट्ठी की जा सकती है। अगर हम साहित्यिक बात करें, पुरातात्विक चीजों की बात करें, जितने भी सोर्सेज हैं, इन सब चीजों से जो है उनकी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। हमारे पास कोई ऐतिहासिक इतिवृत्त यानी कि घटनाओं का कोई एक क्रम नहीं है, मतलब कोई ब्यौरा या कोई तारीख तो नहीं है, परंतु अर्थ इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था, बल्कि वे उन्हीं चीजों का ब्यौरा सहेजते थे जिन्हें वे काफी महत्वपूर्ण मानते थे। यानी कि वो लोग कभी भी ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस चीजें जो होती थी, यूजलेस चीजों को वो कभी भी जो है अपने डेटा में नहीं डालते थे। यानी कि वो जितनी भी चीजें वो मानते हैं कि जो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक मानी गई हैं, सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों का ही वो डेटा तैयार किया करते थे। तो यहाँ हम सबसे पहले इसी को पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो किसी लिखित ब्यौरे के अभाव में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक वस्तुएं जैसे कि शिलालेखों की बात करें, सिक्के की बात करें, स्मारक इत्यादि पर निर्भर है। इन सब चीजों की वजह से ही आज हम जो है इतिहास की जानकारी ग्रहण कर पाते हैं। साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त और पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा ही सुस्पष्ट सूचना से हमें प्राचीन काल की संपूर्ण तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। आज अगर आपको कोई कहता है कि भगवान राम 14 साल तक वनवास काट कर आए थे, तो ये जो जानकारी थी उस टाइम हम तो थे नहीं, तो बल्कि हम लोगों को ये इतिहास कैसे पता चला? हम लोगों ने देखा कि कोई इमारतें हैं जो पहले की बनी हुई हैं, कोई स्मारक थे जो पहले के बने हुए हैं, सिक्के उस समय के रहे होंगे, और उस समय की जो भी चीजें रही होगी उन्हीं के आधार पर आज हम जो है इस जानकारी को ग्रहण कर पाते हैं। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो देखो, यहाँ पर एक मजे वाली बात यह है कि साहित्यिक स्रोत उसके अंदर हर जगह पर ना कुछ सब पॉइंट दे गए हैं। जैसे साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पहला जो है वो कौन सा है? देशज, देशज साहित्य। अब देशज साहित्य के अंदर बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांट दिया, कौन कौन से? एक बांट दिया आपका धार्मिक, और एक आपका बांट दिया धर्मेतर। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा जो है वो विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित है, जिसे विदेशी साहित्य कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर धार्मिक और धर्मेतर और विदेशी साहित्य तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं धर्म ग्रंथ यानी कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में। अधिकतर प्राचीन भारतीय साहित्यिक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें अतीत को सहेजने के दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया, बल्कि सामाजिक धार्मिक ग्रंथों को ब्राह्मण, बौद्ध, जैन साहित्यों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो धार्मिक ग्रंथ है इनको क्या बोला गया कि कोई सिर्फ अतीत को ही इकट्ठा करने की जानकारी नहीं है, बल्कि सामाजिक जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे ब्राह्मणों का, बौद्ध का और जैन का, इनके बारे में पूरी जानकारी धार्मिक ग्रंथ कहलाती है। अब सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य बताया गया है। अब ब्राह्मण साहित्य में क्या बोला गया है? इसमें बोला कि 4 वेद, ऋग, साम, यजुर और ब्राह्मण ग्रंथ, ये यहाँ पर इन्होंने वेद की बात की गई है। 2 संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, ब्राह्मण साहित्य के अंदर लिखित है। पुराण और धर्मशास्त्र इत्यादि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक वेद के 4 भाग बताए गए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ संहिताओं की टीकाएं हैं और गद्य व्याख्याएं की गई हैं। अब मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है सारी चीजें, और वे बलि, अनुष्ठान और उनके परिणाम की जानकारी इसके अंदर देते हैं कि किस तरीके से वहां पे बलियां दी जाती थी, किस तरीके से वहां पे जो अनुष्ठान हुआ करते थे। तो ये सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है। वेद बहुत बाद में लिखे गए हैं,
लेकिन जब तक कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसका संचार जो है, यानी कि जो इसकी कम्युनिकेशन थी, इसका जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना था, वो जनश्रुति माध्यम से हुआ है। यानी कि जनता के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा कि इसने इसको बताया, उसने उसको बताया, तो एक जगह से दूसरी जगह तक बातें इस तरीके से गई है। अधिकतर इतिहासकार जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को प्रारंभिक वैदिक साहित्य की रचना अवधि बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो 1000 से 500 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक ग्रंथों का रचना काल माना गया है। उत्तर वैदिक रचना काल उसको माना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बौद्ध साहित्य की बात की गई है। अब बौद्ध साहित्य क्या है, इसमें बताया गया कि बौद्ध और जैन साहित्य इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, जो ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का हवाला देते हैं। और पाली में लिखित आरंभिक बौद्ध साहित्य को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया। यहाँ पर भी दो भागों में बांटा गया। इनको कौन कौन से है, पहला है वाहिक और दूसरा है अवाहिक। अब बात आती है कि जब इसको भी दो भागों में बांट दिया, तो उसके बाद में जो पहली त्रिपिटक थे, जो 3 पुस्तकों जिसकी बात की गई है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, अब इसका भी इसके अंदर संकलन है, यानी कि जोड़ा गया है इसको भी। अब त्रिपिटक जो है बौद्ध सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के सारे महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर करता है, कि जो बौद्ध सामाजिक आर्थिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, वो सारे के सारे त्रिपिटक के अंदर देखे जा सकते हैं। अब जातक, जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा रही हैं, जितनी भी जातक कथाएं रही हैं वो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की हैं, और अवाहिक साहित्य का प्रमुख हिस्सा है, और बिना बुद्ध कालीन राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख किए जातक कथाएं ईसा पूर्व की 5वीं से दूसरी शताब्दी तक पूर्व की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालती है। यानी कि जो जातक कथाएं रही हैं, वो जो ईसा पूर्व की जो 5वीं से लेकर दूसरी शताब्दी तक की जितनी भी स्थिति रही है ना, समाज सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, उन सबकी जानकारी यहाँ से ग्रहण होती है। उसके बाद अगर हम बात करें जैन साहित्य की, तो देखो पवित्र जैन धर्म जो रहा है, पवित्र जैन ग्रंथ जो रहा है, वो आगम प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए अपार मूल्यवान माना गया है। कि अगर इतिहास का अध्ययन किया जाएगा तो जैन साहित्य का अध्ययन भी किया जाना जरूरी है। माना जाता है कि अंतिम बार 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में संकलित किया गया था, यानी कि जोड़ा गया था। और प्राकृत में रचित ये ग्रंथ महावीर काल के, जो महावीर थे, ठीक है, जैन धर्म के जो तीर्थक रहे हैं, महावीर के काल के बिहार और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण संबंधी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे हुए हैं। इसी के अंदर अवाहिक जैन साहित्य, जो कि अश्वत्थ प्राकृत और अश्वत्थ संस्कृत में है, हमें जैन तीर्थकरों और तत्कालीन व्यापारियों के विषय में बताते हैं। यानी कि इसी के अंदर हम जैन तीर्थकरों के बारे में और तत्कालिक जो व्यापारी हैं उनके बारे में जानकारी ग्रहण मिलती है, यानी कि प्राप्त होती है। 8वीं से 9वीं सदी की अगर हम बात करें, हमचंद्र द्वारा संकलित जैन पुराण लिखी गई, जैन धर्म और संस्कृति पर महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है, तो ये जैन साहित्य के बारे में है। फिर धर्मेत्तर साहित्य, जो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर भी भाग हैं अलग अलग। तो अधिकांश धर्मेत्तर साहित्य धर्मशास्त्र, जीवन चरित्र, इतिहास, राजनीति, व्याकरण, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और कई वैज्ञानिक कार्यों के रूप में यहाँ पर वर्णित है। उसके बाद हम बात करें विदेशी साहित्य क्या है, तो विदेशी साहित्य में बताया गया विदेशियों द्वारा या विदेशी यात्रियों के विवरण देशज साहित्य के पूरक रहे हैं। इसी के बिल्कुल एक जैसे कि पूरक का मतलब क्या होता है, जो एक की कमी पूरी कर दे। ठीक है, एक ग्रीक, जैसे हम इसको मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे कि मैंने कहा अगर आपको कॉफी पीनी है और कॉफी नहीं है तो आप चाय पी सकते हैं, वो इसकी कमी पूरी कर सकता है। चाय पीनी है और चाय नहीं है तो कॉफी है, तो आप उसकी कमी पूरी कर सकते हो। ठीक है, अब एक ग्रीक लेखक द्वारा भारतीय इतिहास, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर युवराज सेंटाक्रॉट्स का अलेक्जेंडर के समकालीन के रूप में उल्लेख का संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य से है, जिसने प्राचीन ऐतिहासिक कालक्रम निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो साथ ही अधिकतर ग्रीक लेखक जो रहे हैं भारतीय भाषा से अभिज्ञ थे हमारे, जिसमें कि देश के बारे में उन्होंने विचारों और जानकारियों को निश्चय ही प्रभावित भी किया होगा। और साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं जो वो रही हैं वो कौन सी हैं? यदि हमें सिर्फ साहित्यिक स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता तो हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में सबसे बड़ी बाधा है कि किसी निश्चित काल का निरूपण का अभाव। सौभाग्य से सिक्कों, अभिलेखों, स्मारकों के रूप में काल के विद्यमान अवशेषों से इस कमी की भरपाई हो गई है। अब पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, देखो जहां तक ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों को साहित्यिक स्रोतों के ऊपर प्रधानता दी जाती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर साहित्य का समय जो है वो लेखक ब्योरा अनिश्चित है, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर अनिश्चित है सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही शिलालेख यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले कि भाई इससे जानकारी प्राप्त हुई है कि भारतीय इतिहास संबंधी हमारे ज्ञान का सबसे विश्वसनीय स्रोत क्या रहा है, शिलालेख रहा है।
शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और पत्थर के टुकड़े, खंभे, चट्टान, तांबे की इमारतें, प्लेटों और इमारतों की दीवारें इत्यादि पर उत्कीर्ण किए गए शिलालेख ना तो आसानी से जल्दी खराब होते हैं और ना ही इतनी आसानी से उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इन अभिलेखों को दो प्रकार की लिपियों में बांटा गया है, पहली ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी। अब अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और थोड़े से ही खरोष्टी के अंदर है, जो अमायिक भाषा से उत्पन्न थी और सेमेटिक वर्णमाला से मिलती जुलती थी और इससे अंकित थी। अब शिलालेख के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिक्का आता है। तो देखियो सिक्का यानी कि जिसको हम कॉइन बोलते हैं आज। अभिलेखों के साथ साथ मुद्रा यानी कि सिक्के की भी प्रचलित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने गए हैं। देश के विभिन्न भागों में खुदाई से बड़ी मात्रा में सोना मिला, चांदी मिली, तांबे मिले, इनके सिक्के मिले हैं और हमें गुप्त काल तक के भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो आपको इसको बिल्कुल हाईलाइट करके लिखना है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। के बाद में यहाँ पर हम बात करें तो अवशेष एवं स्मारक। अवशेष का मतलब क्या होता है? जो भी बचा कुचा है। तो अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त भी कुछ चीजें बची, जैसे कि भवन हो गए, मृद भांड यानी कि बर्तन हो गए, पत्थर की मूर्तियां हो गई, इन सबों से भी हमारे को इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोतों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू खुदाई में बड़ी संख्या में मिले नष्ट नगर, जो कि बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। जैसे हड़प्पा के बारे में आपने सुना होगा, जो बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। फिर आता आपका विविध यानी कि जो और बचे कुचे अवशेष हैं, जैसे कि चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, ये जितने भी जगहें हैं, इन जगहों की बात की गई है कि वहां पर जो है बौद्ध मठ मिले हैं, स्तूप मिले हैं, हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं, भारतीय भाषा और लिपियों में लिखित पांडुलिपियां मिली हैं। तो ये सारे के सारे जो है इतिहास का अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप बता सकते हैं कि देखिए स्पष्ट है कि पुरातात्विक स्रोतों द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन स्रोतों की प्रत्येक श्रेणी की अपनी विशिष्ट क्षमता और सीमाएं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ और सम्यक इतिहास लेखन इन उपलब्ध स्रोतों की गहन वैज्ञानिक पड़ताल और उचित व्याख्या द्वारा ही संभव हो पाता है। तो आई होप आपको ये यूनिट नंबर 1 क्लियर हो गई होगी। यूनिट नंबर 1 में से आपका अगर आ जाए इतिहास में स्रोतों की जानकारी के स्रोत, इतिहास के जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो स्रोत आप यहाँ पर बता सकते हैं अच्छी तरीके से और अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।